Hello, good morning, and welcome to all my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me, अनिकेत। जैसा कि आज आप सभी मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे वर्ब, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है ना, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया। अब एक चीज जान लीजिए कि क्रिया हम किसे कहते हैं। क्रिया यानी कि कोई भी काम, दैट मीन्स वर्क। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वर्ब जिसका हिंदी होता है क्रिया, और क्रिया जिसको हम पर्यायवाची में बोल सकते हैं कि इसका पर्यायवाची काम होता है, एंड इसको हम वर्क बोलते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ब क्या है। तो आपसे अक्सर सवाल ये पूछा जाएगा, व्हाट इज कॉल्ड वर्ब, व्हाट इज वर्ब, है ना। तो क्रिया क्या है, आप हिंदी में समझा सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या होता है वर्ब का मतलब। तो डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं हाथ ऊपर उठा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हाथ ऊपर उठाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं आंख बंद कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मैं आंख बंद करने का काम कर रहा हूं। यानी कि कोई भी काम, यानी कि कोई भी चीज एक्शन वर्ड में होगा, ठीक है, एक्शन मोड में होगा, तो उसको हम बोलेंगे काम, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं, जैसे ACTI, तो ये मेरा लिखने का जो मोड हुआ ना, इसको हम बोलेंगे एक्शन मोड, है ना। एक्शन मोड कहने का मतलब है कि ये भी एक वर्ब कहलाया। आइए एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं टू रीड, टू प्ले, टू कट, टू ईट, ETC। तो टू रीड मतलब होता है पढ़ना, टू प्ले मतलब होता है खेलना, टू कट मतलब होता है काटना, और टू ईट मतलब होता है खाना। तो इस प्रकार के जितने भी डूइंग वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जो एक्शन मोड में रहेंगे, वो सभी, यानी कि हम जो भी काम करते हैं दुनिया में जो भी काम है, वो सभी काम कहलाते हैं क्रिया। यानी कि इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जैसा कि आपका यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। आई होप कि आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स में पहला टाइप मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। दूसरा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। चौथा है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ रेगुलर वर्ब। तो ये 5 प्रकार के वर्ब हमारे पास हो गए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वर्ब। रेगुलर वर्ब हो गया, अब हमारा हो जाएगा इरेगुलर वर्ब, IRREGULAR, इरेगुलर वर्ब। नेक्स्ट सेवेंथ ना, हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट
12th वर्ब है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 7th में लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब। 8th फ्रेजल वर्ब। 9th स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब। 10th। अभी तो नेक्स्ट जो है हमारा क्लास 10th में बहुत ही पॉपुलर है ये, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। And the last one is that is 12th dynamic verb। तो ये 12 प्रकार के वर्ब हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है हमारा मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया भी बोलते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू रीड, टू प्ले, टू कट, टू ईट। उसके बाद है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स की सहायक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और फोर्थ वन इज हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट वन इज रेगुलर वर्ब। उसके बाद है हमारा छठा इरेगुलर वर्ब, 7th लिंकिंग वर्ब, 8th फ्रेजल वर्ब, 9th स्टेटिव वर्ब, 10th फाइनाइट वर्ब, 11th नॉन फाइनाइट वर्ब, 12th डायनेमिक वर्ब। सो दीज आर 12 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब हम लोग एक एक करके इन सभी को डील करेंगे, इन सारे 12 वर्ब्स को, कि ये 12 वर्ब्स का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं और ये 12 वर्ब्स कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे वर्ब्स को। तो अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या है। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ वर्ब जो हमारा था और है अभी भी, वो है मेन वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब्स दैट मीन्स कि जिसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। इसी को हम दूसरे वर्ड में लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। दीज वर्ब्स शो द मेन एक्शन और स्टेट इन ए सेंटेंस। स्टेट कहने का मतलब है अवस्था, ठीक है। तो स्टेट कहने का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा राज्य, स्टेट मतलब यहाँ पे हो जाएगा अवस्था। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है या फिर जो लेक्सिकल वर्ब होता है, वो मेन एक्शन या मेन अवस्था, यानी कि मुख्य एक्शन और मुख्य अवस्था को दर्शाता है किसी भी वाक्य में। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, रन, रीड, ईट, नो। तो ये है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने देखा रन, तो दे रन फास्ट, वे लोग तेज दौड़ते हैं। वी ईट क्विकली, हम लोग जल्दी खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आया ना, रन हो गया, उसके बाद ईट हो गया, या फिर हम रीड बोलते हैं, या फिर हम ईट बोलते हैं, या फिर नो बोलते हैं, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं मेन वर्ब सेंटेंस में। दूसरा हम देखते हैं हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम दूसरे शब्द में बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसका हिंदी जो होता है वो है सहायक क्रिया। तो आइए अब हम देखते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं। दिस हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, वॉइसेस और मूड्स। वॉइसेस मतलब यहाँ आवाज वाले वॉइसेस से नहीं है, ये ग्रामेटिकल वॉइसेस से है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेंस है आपका। तो अब देखिए ये क्या करता है, दिस हेल्प द मेन वर्ब, ये क्या करता है, जो मुख्य क्रिया होता है उसकी मदद करता है। किस लिए मदद करता है, टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, वॉइसेस और मूड्स। यानी कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना टेंस में, तो उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही साथ हम लोग मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं टेंस में, यानी कि काल में। ठीक है, उसके बाद फिर वॉइसेस, उसके बाद फिर हमारा मूड्स, अकॉर्डिंग टू मूड्स, अकॉर्डिंग टू वॉइस हम यूज करते हैं
हेल्पिंग वर्ब का। तो आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे बी, डू, हैव, सल, कैन, मस्ट और इसी प्रकार के बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, तो मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको दे दूंगा थ्रू प्राइमरी मॉडल्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देखिए सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे आपका आता है बी। ठीक है, बी मतलब होता है होना। तो बी का जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है वो होता है इज, आर, वॉज, वर। ये बी का ऑक्सिलरी है। ठीक है, उसके बाद है हैव का ऑक्सिलरी। तो हैव का होता है हैज, हैव और हैड। उसके बाद आता है आपका डू का। तो डू का होता है आपका डू, डज और डिड। तो ये आपके हो जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज को। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो क्या है, पहले हम लोगों ने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, अब हम लोग देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो इसमें आता है आपका कैन, कुड, मे, माइट, सल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, नीड और डेयर। तो ये सब आ जाते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरीज में। अब मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डिफरेंस क्या है देखिए। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है इसमें आप बहुत सारे वर्ड्स देख रहे होंगे जैसे कि सल, शुड, विल, वुड। तो मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल एक अलग ही आपका चैप्टर है ग्रामर में, जिसको हम क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टेंस है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, टेंस में दो टाइप्स हो रहे हैं, है ना। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा जो फ्यूचर टेंस था हमारा, उसका जो पार्ट था, कुछ पार्ट वो आ गया हमारा सल, विल, शुड, वुड। इसमें मॉडल में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए अब ये हमारा मॉडल में काउंट होता है। दूसरा, ये जो बाकी वर्ड्स हैं कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ought टू, नीड, डेयर, ये सारे ऑलरेडी मॉडल में थे। तो ये सब हो गए आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको डिफाइन करेंगे, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। इसको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को एक मीनिंग दर्शाने के लिए, एक सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें मीनिंग दर्शाने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स we do get answer of what in a sentence। तो आई होप कि आपको पता होगा कि what का मतलब क्या होता है। तो what का मतलब क्या ही होता है। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें आप what का आंसर दे सकते हैं। what का आंसर कैसे देंगे आइए देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे यहाँ पे है पहला एग्जाम्पल, सी मेड ए केक। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक केक बनाया। अब हम यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि उसने क्या बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं सी मेड, क्योंकि अगर हम टेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में ही हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने लगाया है ए केक। तो केक जो है वो किसी के द्वारा बनाया गया, है ना। तो सी मेड ए केक, सी मेड व्हाट। हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, सी मेड व्हाट। तो सी मेड ए केक। नेक्स्ट है हमारा राम गेव मी ए पेन। तो राम गेव मी ए पेन में ए पेन ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पे सवाल कैसे करेंगे, व्हाट गिव मी राम, है ना। यानी कि राम ने मुझे क्या दिया। तो राम ने मुझे क्या दिया, पेन दिया ना, क्या आंसर मिल रहा है ना यहाँ में, राम गेव मी ए पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। सवाल क्या करेंगे, राम गिव मी व्हाट, है ना। राम
gave me what, राम ने मुझे क्या दिया, पेन। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स। काइट्स मतलब होता है पतंग, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से सवाल पूछेंगे। अब यहाँ पे हम पूछ सकते हैं चिल्ड्रेन फ्लाई व्हाट, चिल्ड्रेन फ्लाई व्हाट, चिल्ड्रेन क्या उड़ाते हैं, तो चिल्ड्रेन काइट्स उड़ाते हैं। काइट्स मतलब पतंगे, है ना। तो ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अब आगे हम लोग चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की ओर। नाउ लेट वी कम टू द नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, आइए देखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वर्ब में क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसमें इस वर्ब के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इन द सेंटेंस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स वी डू नॉट गेट आंसर ऑफ व्हाट। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब में देखा था ना कि हम लोग जब व्हाट का क्वेश्चन करते थे तो उसमें व्हाट का आंसर मिलता था। लेकिन इसमें दो सिचुएशन है। पहला, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, और दूसरा, इसमें अगर ऑब्जेक्ट रहेगा भी तो हमें व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे, थ्रू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में लिया है द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग। अब यहाँ पे द चाइल्ड इज प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब तो है। दूसरा, यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सवाल करते हैं व्हाट का कि द चाइल्ड इज प्लेइंग आउटसाइड, है ना, तो सवाल करेंगे क्या, बच्चे बाहर क्या खेल रहे हैं, तो बाहर तो खेल रहे हैं ना, लेकिन क्या खेल रहे हैं, व्हाट का तो आंसर नहीं मिल रहा ना। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, वेयर, लेकिन व्हाट का तो आंसर नहीं मिल रहा है ना कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, लेकिन अगर हम सवाल करते हैं कि जो पक्षियां हैं, पंछियां आसमान में क्या उड़ते हैं, जैसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब में एक सवाल क्रिएट किए थे कि बच्चे क्या उड़ाते हैं, तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें मिल ही नहीं रहा है व्हाट का आंसर कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पंछियां आसमान में उड़ते हैं, लेकिन व्हाट का आंसर है यहाँ पे कि पंछियां क्या उड़ते हैं। है कोई आंसर? नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब अगला आइए हम लोग देखते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर का ही दूसरा फॉर्म है इरेगुलर वर्ब। अब आइए देखते हैं रेगुलर इरेगुलर दोनों सिमिलर है या फिर अलग अलग है। रेगुलर कहने का मतलब है कि आप लोग समझ रहे होंगे, रेगुलर जैसे कि हम लोग स्कूल में भी इस्तेमाल करते हैं ये टर्म कि ये लड़का रेगुलर है, ये लड़का इरेगुलर है। यानी कि रेगुलर बच्चा जो है वो डेली आता है और इरेगुलर बच्चा जो है वो डेली नहीं आता। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये देखिए यहाँ पे, इट फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग डी और ईडी। तो देखिए रेगुलर वर्ब में जो वर्ब होता है ना, वो पास्ट टेंस में जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब हम लोग पास्ट टेंस में बनाते हैं सेंटेंस, है ना, तो वहां पे क्या होता है, वॉक का बन जाता है वॉक्ड, यानी कि लास्ट में हमारा यहाँ पे ईडी जुड़ गया। दूसरा है हमारा प्ले, प्ले का यहाँ पे डी जुड़ गया, हो गया ना। तो वैसे वर्ब्स जिनके सेकेंड फॉर्म के लास्ट में या थर्ड फॉर्म के लास्ट में डी या ईडी ऐड रहता है वो वर्ब कहलाएगा रेगुलर वर्ब, ठीक है। वैसे वर्ब जिनके लास्ट में डी या ईडी लगा हुआ रहता है वो कहलाते हैं रेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब क्या होता है, तो इट फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस इरेगुलरली। इरेगुलरली कहने का मतलब है कि वो कंटिन्यू नहीं करता है,
जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि जो रेगुलर वर्ब था उसमें वॉक है, तो वॉक यहाँ तक कंटिन्यू हुआ है, उसके आगे ईडी लग गया है। प्ले यहाँ पे था, प्ले यहाँ तक आया है, ईडी यहाँ पे लग गया है, यानी कि प्ले कंटिन्यू होते हुए ईडी जोड़ा अपने आप में। लेकिन इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, जो वर्ब होता है पहला फॉर्म में वो दूसरे में चेंज हो जाता है, गो का हो जाता है वेंट, कम का हो जाता है केम, ईट का हो जाता है एट। तो ये दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर है, सॉरी सिमिलर नहीं है ना। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिसिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाया, है ना। तो ये हो जाएगा इरेगुलर वर्ब। कम अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाया, यहाँ पे जो ओ था वो यहाँ पे ए बन गया। ईट अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे ई ए टी था, ई ए टी ई डी अगर होता तो ये हो जाता हमारा रेगुलर वर्ब, लेकिन ईटेड नहीं है बल्कि एट है, तो ये हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब। तो इस तरीके के जितने भी वर्ब्स आएंगे, ठीक है, एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि वैसे वर्ब्स जिसमें डी या ईडी लगेगा वो रेगुलर वर्ब कहलाएगा, और बाकी जितना भी वर्ब रहेगा वो इरेगुलर वर्ब कहलाएगा जिसमें डी और ईडी नहीं लगा हुआ रहता है। अब आइए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ वर्ब। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेवेंथ वर्ब, 7 टाइप्स ऑफ वर्ब्स में। जो सेवेंथ नंबर है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग, लिंक कहने का मतलब है कि लिंक करना, दैट मीन्स कि जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ना। अब आइए देखते हैं हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से कि लिंकिंग वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है। दिस लिंक द सब्जेक्ट टू ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें हम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल बी, सीम, है ना, ये सब जो आपका वर्ब देखने को मिल रहा है, अपीयर, बिकम, ये है एक लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं सी इज ए टीचर। अब ये जो इज है हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब में देखा था, जो इज है वो बी का कैटेगरी है, बी के कैटेगरी से निकल करके आया है, ठीक है। बी का इज, एम, आर ये सब होता है। तो सी इज ए टीचर, वो क्या है, टीचर है। तो इज क्या किया, सी को टीचर से जोड़ दिया, यानी कि इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दिया, ठीक है। अगला हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, फ्रेज आप लोग पढ़े भी होंगे कि दो जो वर्ड्स होते हैं उनको मिला करके बनता है। अब दो वर्ड्स कैसे होते हैं, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स कैसे हो सकता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका है, एक वर्ब का और दूसरा प्रीपोजिशन का या एडवर्ब का, ठीक है। एडवर्ब यानी कि एडवर्ब यानी कि विशेषण, और प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन जिसमें टू, अंडर, beneath, besides ये सब आता है, that is called prepositions। ये मैं आप लोगों को अच्छे से डील कर दूंगा prepositions। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को देखना क्या है कि फ्रेजल वर्ब्स किसे कहते हैं। तो एक वर्ब रहेगा, ठीक है, उस वर्ब के साथ में कोई एक प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाएगा या फिर कोई एक एडवर्ब ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि एक फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे गिव अप। गिव जो है वो एक वर्ब है, लेकिन अप यानी कि ऊपर, ये एक प्रीपोजिशन। दूसरा हम लोग देखते हैं लुक। लुक मतलब देखना। अब आफ्टर मतलब यहाँ पे ये हो जाता है आपका प्रीपोजिशन, तो लुक आफ्टर। उसके बाद हमारा है यहाँ पे ब्रेक डाउन। तो ये जो ब्रेक है ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक और डाउन दो अलग अलग वर्ड मिल करके यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का निर्माण किए हैं। इस तरीके से बहुत सारे वर्ब होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 देखा है, गिव अप, लुक आफ्टर एंड ब्रेक डाउन। इसी तरीके से मैं आगे फर्दर वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे करके कि किस तरीके से ये वर्ब्स होते हैं। अगला हमारा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा वर्ब था, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब दैट मीन्स कि मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टेट मतलब हम लोग किसी राज्य को डिनोट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग स्टेट अवस्था को डिनोट करेंगे, ठीक है, किसी स्थिति को डिनोट करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज, सो
ए स्टेट और कंडीशन, स्टेट राज्य वाला नहीं, अवस्था वाला, कंडीशन स्थिति, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसी अवस्था को या किसी स्थिति को दिखाएगा, नॉट एन एक्शन, किसी एक्शन को नहीं, किसी अवस्था या किसी स्थिति को दिखाएगा, कोई एक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एग्जाम्पल, नो, नो मतलब क्या होगा, जानना, मैं कैसी स्थिति में हूं, मैं जान रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बिलीव, अब इसकी स्थिति कैसी है, तो वो कंडीशन कैसी है, तो वो बिलीव कर रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है। ऑन, ऑन मतलब अपना, खुद का, ठीक है। लव कैसी स्थिति है, लव वाली स्थिति है, ठीक है, यानी कि प्रेम वाली स्थिति है। तो ये हो जाता है आपका स्टेटिव वर्ब्स। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हमारे पास 12 प्रकार के वर्ब्स हैं, लेकिन उनमें से जो डायनेमिक वर्ब है वो मैंने आपको 12th वर्ब के रूप में बताया है ना। इससे पहले आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट 11th और 12th नंबर में मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को वो वर्ब एक अलग से वीडियो में इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लेट वी डिस्कस डायनेमिक वर्ब, ठीक है। तो डायनेमिक वर्ब्स किसे कहते हैं, दीज शो एन एक्शन और प्रोसेस। ये क्या करता है, एक एक्शन की स्थिति को दिखाता है या फिर एक प्रोसेस को दर्शाता है, ठीक है। प्रोसेस यानी कि किसी काम के होने के तरीके को दर्शाता है, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इस डायनेमिक वर्ब्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। रन यानी कि दौड़ना, ठीक है, दौड़ना क्या है, एक एक्शन है। राइट, राइट क्या है, लिखना, लिखना भी एक एक्शन होता है हमारा, जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहा हूँ तभी से। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईट, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाना भी एक क्या है, एक्शन ही है, एक क्रिया ही है ना। जंप, जंप मतलब कि कूदना। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे डायनेमिक वर्ब्स हो सकते हैं हमारे पास। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर लर्नर्स। आप लोग बहुत अच्छे से सीखिए और देखिए इस वीडियो को, और जो भी नोट्स करने के लायक आप लोगों को लगता है यहाँ से सभी चीजें नोट करते जाइए।